सेल व बैटरी में आज हम पढ़ने वाले हैं भाई, जितने भी सेल हैं उन सेलों के टाइप्स हैं। ठीक है। और सेलों के टाइप्स के बाद में हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि भाई सेल जो है, जो प्रकार हैं, उन एक एक करके उनके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। और वही चीजें उठाएंगे जो आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सटीक जो आपकी डायरेक्ट पूछी जाती है। तो देखें, सेल व बैटरी। ठीक है। सेल व बैटरी में सबसे पहले मैं पढ़ा ही चुका हूं कि सेल व बैटरी का एक रासायनिक प्रभाव पर आधारित होते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं कि भाई इसमें जो रासायनिक प्रभाव पर आधारित होते हैं तो इसमें कौन कौन सी सामग्रियां या कौन कौन से जो भाग होते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के मैंने अनुप्रयोग बताए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेलों के प्रकार। सेल जो प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल। और दूसरा सेल होता है सेकेंडरी सेल। कौन सा सेल? सेकेंडरी सेल। देखो, सेकेंडरी जो सेल होते हैं इनको हम एक और नाम जाना जाता है बैटरी, बैटरी या फिर एक्यूमुलेटर। क्या बोलते थे इसको? एक्यूमुलेटर। सेकेंडरी सेल या बैटरी या एक्यूमुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी सेल जो होते हैं ये सेल ऐसे सेल थे जो एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लिए जा सकते थे। ये सेल आपके कई प्रकार के बने, कई प्रकार के बने। जैसे कि पहला सेल बनाया वोल्टेक सेल। कौन सा सेल? वोल्टेक सेल। उसके बाद में दूसरा सेल बनाया आपका कौन सा? डेनियल सेल। उसके बाद तीसरा सेल बनाया आपका कौन सा? लेक-लांची सेल, लेक-लांची सेल। उसके बाद चौथा सेल बनाया आपका, चौथा सेल था पेंसिलिन सेल। इसको ड्राई सेल या शुष्क सेल भी कहते हैं। और पांचवा सेल बनाया आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड सेल, ऑक्साइड सेल। और आपका छठा सेल जो बना वो सेल बना आपका सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो जो प्राइमरी सेल थे वो कौन कौन से थे? वोल्टेक सेल, डेनियल सेल, लेक-लांची सेल, पेंसिलिन सेल जिसको शुष्क सेल कहा जाता है या ड्राई सेल कहा जाता है। ठीक है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल। उसके बाद में सेकेंडरी सेल जो बने वो सेल थे आपके कौन कौन से? एक है लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल। ठीक है। दूसरा सेल बना आपका निकिल आयरन सेल, निकिल आयरन सेल। और सब तीसरा सेल बना आपका कौन सा? निकिल कैडमियम सेल। मैंने क्या कहा कि सेकेंडरी सेल है, उस सेकेंडरी सेल को क्या कहते हैं? बैटरी या एक्यूमुलेटर। तो आपको पता है लेड एसिड सेल, इसको अपन क्या कहते हैं? बैटरी। जैसे कहां पर उपयोग में लेते हैं अपन? ट्रैक्टर है, कोई भी फोर व्हीलर है आप लोगों की, ठीक है, आपके घर के अंदर इन्वर्टर वगैरह होते हैं, वहां पर इनका इस्तेमाल लेते हैं। तो क्या उसको क्या बोलते हैं? सेल थोड़ी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उनको? बैटरी। तो ये सब बैटरी है आप लोगों को। और ये क्या है आपके? सेल। ये सेल जितने भी दिख रहे हैं आप लोगों को, ये सेल जो कैसे प्राइमरी सेल है, इन सभी सेलों का, जितने भी सेल है यहाँ पर, ये इन सभी सेलों का स्रोत विद्युत वाहक लास्ट 1.5 वोल्ट तक होता है। कितना होता है? सिर्फ ओनली, कहने का मतलब प्राइमरी सेल जो थे 1.5 वोल्ट दे सकते हैं, सिर्फ ओनली, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना। अब बात ये हुई कि भाई इंसान ने हमेशा अपनी आवश्यकता को बढ़ावा दिया है, आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उसने क्या किए भाई? अब काम करना स्टार्ट किया। तो जब 1.5 वोल्ट जब जनरेट हो गया प्राइमरी सेल के माध्यम से, तो उसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना 1.5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज बनाई जाए। तब उन्होंने क्या किया? इस प्राइमरी सेलों की, बोल सकते हैं, उपयोगिता के माध्यम से आपके सेकेंडरी सेल बनाए। और इन सेकेंडरी सेल में प्राइमरी सेलों के छोटे छोटे हिस्से, मतलब प्राइमरी सेल का एक सेल ले लिया, जैसे जैसे डेनियल सेल ले लिया, फिर दूसरा डेनियल सेल ले लिया, तीसरा डेनियल सेल ले लिया, उनको जोड़ना स्टार्ट किया। और जोड़ा किसमें? या तो सीरीज में, या पैरेलल में, या फिर किसमें जोड़ा? मिक्सचर में। तो इस तरीके से ये जितने भी आपके सेकेंडरी सेल या बैटरी एक्यूमुलेटर सेल हैं, ये 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, ये इतने वोल्ट तक के बनाए जा सकते हैं।
6 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, 24 वोल्ट का है, 48 वोल्ट का है, 3 वोल्ट का है। कहने का मतलब 1.5 वोल्ट से ऊपर। भाई एक अगर सेल 1.5 वोल्ट का है तो दूसरा कितने का हो जाएगा आपका? 3 का। अगर सीरीज में बनाएंगे तो कुल मिला के ये 6, 12 और 24 और 48 इत्यादि, ये अपनी आवश्यकता के अनुसार, डिजायर के अनुसार, इच्छा के अनुसार ये बैटरी या सेल अपने बनाना स्टार्ट किए। तो अभी तो बैटरी एक्यूमुलेटर सेकेंडरी सेल है, इनका एक बहुत बड़ा रूप पैदा हो चुका है। और वो आपको पता है कि आज जो वर्तमान में जो गाड़ियां चल रही हैं वो कौन सी चल रही हैं आपकी? ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो बैटरी का ही है। किसका रोल है? बैटरी का है। और वो बैटरी कौन सी आपकी? सेकेंडरी सेल। आपको पता है जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी ले रहे हो आज, उस इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर सबसे ज्यादा जो कॉस्ट जो निर्धारित होती है वो किसकी होती है? बैटरी की ही होती है। और उसी के बेस पर जो भी कार है आपका, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी है आप लोगों की, तो उसकी रेट भी निर्धारित की जाती है। ठीक है ना? तो पहले तो सबसे पहले इन सेलों के प्रकारों को नोट करना है, और उसके बाद में आपको यहां पर एक नोट लिखेंगे, है ना? तो मैं नोट बोलूंगा, पहले इनको नोट कीजिए सभी। तो नोट में लिखें, देखो, सभी प्राइमरी सेल, सभी प्राइमरी सेल का कैथोड इलेक्ट्रोड, सभी प्राइमरी सेल का कैथोड इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड जस्ते धातु का सामान्यतः बना होता है, सामान्यतः बना होता है। नेक्स्ट लिखें, सभी प्राइमरी सेल, सभी प्राइमरी सेल अपना स्रोत विद्युत वाहक बल न्यूनतम, अपना स्रोत विद्युत वाहक बल न्यूनतम 1.08 वोल्ट, 1.08 वोल्ट और अधिकतम 1.50 वोल्ट तक रखते हैं, 1.50 वोल्ट तक रखते हैं। नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट लिखना है, देखो, प्राइमरी व सेकेंडरी सेल, प्राइमरी व सेकेंडरी सेल अपनी क्षमता एम्पियर हावर में व्यक्त करते हैं, एम्पियर हावर में व्यक्त करते हैं, अर्थात अर्थात कितने घंटे में कितना एम्पियर लोड, कितने घंटे में कितना एम्पियर लोड लिया जा रहा है, उसको बताया जाता है, उसको बताया जाता है। नेक्स्ट लिखना है, प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल वे सेल हैं जो, प्राइमरी सेल वे सेल हैं जो एक बार उपयोग लेने के बाद, एक बार उपयोग लेने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लिए जा सकते, पुनः उपयोग में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि क्योंकि में लिए जाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि क्योंकि इनके अंदर भरा रासायनिक पदार्थ, इनके अंदर भरा रासायनिक पदार्थ अत्यंत कमजोर और पुनः क्रिया कर पाने में असमर्थ होता है, और पुनः क्रिया कर पाने में असमर्थ होता है। अंदर भरा रासायनिक पदार्थ अत्यंत कमजोर
और पुनः क्रिया कर पाने में असमर्थ होता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर जो केमिकल भरा होता है वो क्या होता है, कमजोर होता है, और एक बार ये रिएक्शन कर लेता है तो ये पुनः रिएक्शन कर पाने में क्या होता है, असमर्थ होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल सेकेंडरी सेल वह सेल हैं जो अपने अंदर भरे रासायनिक पदार्थ अपने अंदर भरे रासायनिक पदार्थ को बार बार क्रिया करने में असमर्थ हो बार बार क्रिया कर पाने में समर्थ होते हैं। बार बार क्रिया कर पाने में समर्थ होते हैं क्योंकि यह पदार्थ ज्यादा सक्रिय होता है। नेक्स्ट लिखो सेकेंडरी सेल सेकेंडरी सेल सेकेंडरी सेल का उपयोग जैसे जैसे वाहन तो कोष्टक में लिख सकते हो ट्रक, ट्रैक्टर, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, कार, कॉमा स्कूटर आदि में तथा घरेलू आपातकालीन विद्युत व्यवस्था जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई होती है, वो आपको पता है कि जैसे ही आपकी लाइट चली जाती है तो उसके बाद में क्या करते हैं, हम इसी बैटरी के माध्यम से बैकअप लेते हैं और सप्लाई अपने घर के अंदर ले लेते हैं। व्यवस्था देख लिया। जो डोमेस्टिक या घरेलू उद्देश्य हेतु उपयोगी है। हाँ, इन्वर्टर वही तो है, इन्वर्टर के साथ ही तो कनेक्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो प्राइमरी सेल का उपयोग जैसे टॉर्च, पॉकेट कैलकुलेटर, रिस्ट वॉच, दीवार घड़ी, कौन सी घड़ी, दीवार घड़ी, ठीक है, रिस्ट वॉच, दीवार घड़ी, कॉमा बच्चों के खिलौने, कॉमा लेजर्स आदि में होता है। ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करेंगे हम प्राइमरी सेल में एक एक सेल करके हम पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, पहले वोल्टेज सेल पढ़ेंगे, फिर डेनियल सेल पढ़ेंगे, फिर लेक्लांची, पेंसिलिन सेल, मर्क्यूरी ऑक्साइड सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल। ठीक है ना। तो बेसिक सी जानकारी थी जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो स्टार्ट करें हम प्राइमरी सेल। देख देखिए वोल्टेज सेल ये सबसे पहले बनने वाला सेल था जिसका उपयोग प्रयोगशाला या लेबोरेटरी में होता था। ठीक है। आविष्कार वैज्ञानिक वोल्टा ने लगभग 1800 के लगभग किया था। इसे गैल्वनो या लुईगी सेल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के सेल में आप देख पा रहे होंगे कि एक पात्र है, वो पात्र किसका बना होता था, कांच का, और उस पात्र का नाम क्या हुआ करता था, वोल्टा मीटर। क्योंकि भाई वोल्टेज ने इसका वैज्ञानिक अल्साद्रे वोल्टा ने इसका आविष्कार किया, तो उसी ने अपने ही नाम पर इसका नाम कह दिया कि इसका पात्र का नाम क्या रखा जाएगा, वोल्टा मीटर। किससे बना, कांच का। इसमें दो इलेक्ट्रोड हुआ करती थी। एक इलेक्ट्रोड तो
एक एनोड और दूसरी है कौन सी आपकी कैथोड। आपको पता है कि मैंने इससे पहले आप लोगों को जब बताया था कि इससे फर्स्ट क्लास जो थी कि कैथोड इलेक्ट्रोड हमेशा क्या करती है, धारा को बाहर करती है विलेन से, और एनोड क्या करती है, धारा को अंदर की तरफ भेजती है। ठीक है ना। तो ये सब बेसिक जानकारी। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट जो उपयोग लिया जाता था वो H2SO4। इस सेल की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब मैं बता रहा हूं यहाँ पर। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ध्यान रखना H2SO4 जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और एक नाम और आता है तनु गंधक अम्ल, दोनों में अंतर है, समझ में आई नहीं, और दोनों का रेशियो डिफरेंट डिफरेंट है। तो थोड़ा सा आगे चल के मैं इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि H2SO4 जो पदार्थ है आपका लेड एसिड सेल बैटरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है, जिसके ऊपर चर्चाएं बहुत सारी होती है। स्रोत विद्युत वाहकबल जो होता है इसका कितना है, 1.08 वोल्ट। अर्थात इस सेल को जब बनाया गया तो इसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से जो ईएमएफ जनरेट हुआ उसे उसकी वैल्यू कितनी होनी थी, 1.08 वोल्ट। सर इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैसा है इलेक्ट्रोड, इसमें दो एनोड और कैथोड। एनोड इलेक्ट्रोड जो होता है वो किसका बना होता है, कॉपर धातु का बना होता है, और जबकि कैथोड किसका बना होता है, जस्ते का। सर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसमें, तो मुख्य पदार्थ H2SO4 है, और आपको पता है कि जैसे ही मैं यहां इस सेल को लोड से कनेक्ट करूंगा, तो जैसे ही लोड से कनेक्ट करूंगा तो हाइड्रोजन सल्फेट क्या होगा, बटना स्टार्ट होगा, अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा तो हाइड्रोजन जो होंगे वो तो धनात्मक एनोड पर, धनात्मक इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाएंगे, और सल्फेट जो होंगे वो किस पर पहुंच जाएंगे, ऋणात्मक या कैथोड इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाएंगे। अर्थात ये हाइड्रोजन जो है किस पर पहुंचेंगे, कॉपर धातु की एनोड पर, और जबकि सल्फेट किस पर पहुंचेंगे, जस्ती धातु की छड़ पर या इलेक्ट्रोड पर। अब मैंने ये कहा रासायनिक अभिक्रिया, ये जो दिखा रखी है H2SO4 H2 प्लस SO4 दिखा रखा है, ये क्या है आप लोगों का, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अर्थात किसी भी सेल को मैं लोड से कनेक्ट करूंगा तो ही उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा, तो ही उसके अंदर धारा बहना प्रारंभ होगी। और धारा किसके कारण बहना प्रारंभ होगी, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज के कारण। अब क्या हुआ, ये प्रोसेस हुआ H2SO4, ये फलाना दिखाना जो भी है। तो देखो कैसे, कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड किसकी बनी होती है, जस्ती धातु की। जस्ती धातु पर क्या पहुंचेगा, अरे जस्ती धातु पर क्या पहुंच रहा है, सल्फेट। जस्ती धातु पर क्या पहुंचा, सल्फेट। तो जस्ती धातु की कैथोड बनी हुई है और उस पर सल्फेट पहुंच जाएगा तो किसका निर्माण होगा, जिंक सल्फेट का। तो कह सकता हूं मैं कि वोल्टेज सेल जब लोड से संयोजित हो तब कैथोड पर किसका निर्माण होता है, तो क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट का। किसका निर्माण होगा, जिंक सल्फेट का। ध्यान रखना ऐसे सवाल बन जाते हैं। फिर कहूंगा मैं कि अगर वोल्टेज सेल जो है जैसे ही लोड से जोड़ा जाएगा तो एनोड जो इलेक्ट्रोड होगी उस पर किसका निर्माण होगा, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। अर्थात जो एनोड धातु, जो एनोड जो इलेक्ट्रोड है कॉपर धातु से बनी है, उस पर कौन सा क्या पहुंच रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जैसे ही पहुंचेगा उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, हाइड्रोजन गैस का। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जब वोल्टेज सेल को लोड से कनेक्ट करूंगा तो एनोड भाग पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा और कैथोड इलेक्ट्रोड पर जिंक सल्फेट का निर्माण होगा। समझ में आई कि नहीं आई? अरे ये तो इसके अंदर भरा हुआ रासायनिक पदार्थ है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हुआ, हाइड्रोजन तो पहुंच गया किसके पास, एनोड के पास, सॉरी हाँ एनोड के पास। हाइड्रोजन किसके पास पहुंच रहा है एनोड के पास। तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहा है और सल्फेट किसके पास पहुंच रहा है, कैथोड के पास। तो वो सब मैंने यहाँ दिखाया। इस प्रकार के सेल के अंदर दो दोष पाए गए, एक था ध्रुवाच्छादन दोष और एक था स्थानिक क्रिया दोष। पहले यहां तक नोट कर लो और इसके बाद में फिर ध्रुवाच्छादन दोष को समझेंगे और स्थानिक क्रिया दोष को समझेंगे। नोट करो जल्दी से। आया समझ में कुछ? हाँ भाई देखो ध्रुवाच्छादन दोष क्या है। यह दोष एनोड इलेक्ट्रोड पर पाया जाता है। जब एनोड इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन के बुलबुले एकत्रित हो जाते हैं तो वह इलेक्ट्रोड कुचालक की तरह व्यवहार करती है। तो एक क्वेश्चन आपको और मिल गया कि हाइड्रोजन किसकी तरह व्यवहार करती है। हाइड्रोजन क्या है, कुचालक। हाइड्रोजन क्या है, भविष्य का ईंधन। अरे है कि नहीं, इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। और आपके इलेक्ट्रिकल के अंदर देखो मैं बता देता हूं कि जो बड़े बड़े अल्टरनेटर होते हैं, लार्ज अल्टरनेटर होते हैं, वहां पर ये कूलिंग सिस्टम के लिए भी क्या होते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन ही वह तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार लगभग 1 होता है। हाइड्रोजन तत्व वह तत्व है जो मेंडी आवर्साणी का पहला अक्षर है। समझ में नहीं आई, कौन है, हाइड्रोजन। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताया। हाइड्रोजन तत्व को क्या कहता है, आवारा तत्व भी कहा जाता है। कहते हैं किसको, आवारा तत्व। क्या कहते हैं इसको, आवारा तत्व। चले
अब देखो क्या है इसके अंदर कि जब हाइड्रोजन की कुचालक पथ, तो ऐसी अवस्था में क्या होगी कि जब एक जो इलेक्ट्रोड है इस सेल की उस कुचालक की तरह व्यवहार करेगी तो उसमें धारा का बहाव होगा नहीं, धारा का बहाव होगा नहीं तो सेल का आउटपुट कमजोर हो जाएगा या फिर ना के बराबर मिलेगा। तो ये दोष ही होगा, क्या होगा ये दोष, जिसको बोलेंगे ध्रुवाच्छादन दोष। ठीक है, इस दोष के निवारण में क्या किया, एक सरंध्र पात्र लिया। सरंध्र पात्र का मतलब एक छन्ने वाला, एक एक बोल सकते हैं कोई भी एक कपड़ा लिया, उस कपड़े के अंदर क्या कर दिया, एक चून भरा, उस कपड़े के अंदर क्या भरा, चून भरा, और भरने के बाद में इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ लपेट दिया। एनोड इलेक्ट्रोड थी उसके चारों तरफ लपेट दिया, इसमें भर रखा है ये देखो MnO2, सरंध्र पात्र में क्या भरा है MnO2, इसको बोलेंगे मैग्नी डाइऑक्साइड। जैसे ही मैग्नी डाइऑक्साइड हाइड्रोजन जो इसके पास, जैसे कि ये इलेक्ट्रोड है, एनोड इलेक्ट्रोड किसकी बनी है, एनोड इलेक्ट्रोड किसकी बनी होती थी, कॉपर की, अरे कॉपर की तो थी। अब इसके चारों तरफ यहां हाइड्रोजन 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 इस तरीके से क्या है बुलबुले एकत्रित है हाइड्रोजन के। अब जैसे ये चूर्ण हाइड्रोजन के संपर्क में जाएगा तो क्या बनाएगा MnO2O3 प्लस H2, इसको बोले मैग्नीज पर ऑक्साइड, मैग्नीज पर ऑक्साइड, मैग्नीज पर ऑक्साइड, और यह है जल। तो मैग्नीज पर ऑक्साइड और जल का क्या करेगी, निर्माण करेगी। अब ये मैग्नीज पर ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और फिर से किसका निर्माण कर देगा, MnO2 का निर्माण कर देगा, मैग्नी डाइऑक्साइड का निर्माण कर देगा। तो ध्यान रखना यहां से ही प्रॉब्लम पूछी गई है। तो सरंध्र पात्र में क्या भरा जाता है, MnO2 चूर्ण, जिसको मैग्नी डाइऑक्साइड कहा जाता है, और इसको विध्रुवक के रूप में के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, विध्रुवक, विध्रुवक के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रख लेना। तो कई बार पूछा जाता है कि ध्रुवाचन दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग लिया जाता है, ए विध्रुवक का, नहीं तो फिर एम मैग्नी डाइऑक्साइड का। ठीक है ना। अब फिर यहां से ये निवारण इसका हो चुका है। ध्रुवाचन दोष का निवारण क्या है कि सरंध्र पात्र में मैग्नी डाइऑक्साइड का चूर्ण भरकर इस प्रकार के दोष को दूर किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन कहा जाता है कि MnO2 जो होता है वो कहा जाता है विध्रुवक कहा जाता है। तीसरा नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि MnO2 को जब हाइड्रोजन बुलबुलों के पास में ले जाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है, तो निर्माण किसका होता है, मैग्नीज परऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। जब मैग्नीज परऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलते हैं किसका निर्माण करते हैं, वही से फिर से MnO2 का निर्माण करने लग जाते हैं, अर्थात मैग्नी डाइऑक्साइड का निर्माण करने लग जाते हैं। ठीक है ना। तो ये था ध्रुवाच्छादन दोष। और अब दोष डालना है आपको कौन सा, स्थानीय क्रिया दोष, जिसको बोलेंगे अपन लोकल एक्शन फॉल्ट। कर दूं क्लियर, ठीक है भाई। अब है आपका स्थानीय क्रिया दोष। स्थानीय क्रिया दोष, स्थानीय क्रिया दोष इंग्लिश में बोलेंगे सर इसको लोकल एक्शन फॉल्ट, लोकल एक्शन फॉल्ट। ठीक है ना। अब लोकल एक्शन फॉल्ट क्या होता है कि ये दोष जो होता है, ये दोष सेल के ऋणात्मक इलेक्ट्रोड या कैथोड इलेक्ट्रोड पर पाया जाता है, क्या होता है, पाया जाता है। इस दोष में क्या होता है, जब जस्ते इलेक्ट्रोड, किसका बना होता है ये इलेक्ट्रोड, जस्ते का, जब जस्ते इलेक्ट्रोड के संपर्क में सल्फेट या कार्बन जैसे कण संपर्क में आते हैं तो उस पर स्पोट या सेल बन जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे अलवर क्षेत्र में पानी की मात्रा क्या पाई जाती है, फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। अगर एक जो कोई घंटी है या फिर आपका कोई पात्र, उस पात्र से हम पानी भरते हैं और पीते हैं, तो आपको पता है उसको वॉश ना करें, ठीक है ना, 3-4 दिन वॉश ना करें तो उसमें छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं। अरे बनते नहीं बनते हैं, तो वह जो स्पॉट है वो सल्फेट जैसे स्पॉट बन जाते हैं। अब क्या होता है कि स्पॉट या सेल बन जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड या कैथोड इलेक्ट्रोड से धारा
अनावश्यक बहती है, अनावश्यक बहती है, तो ऐसे दोष को क्या बोलते हैं? स्थानीय क्रिया दोष कहते हैं। अब आपको पता है अगर धारा अनावश्यक बहेगी तो सर्किट कैसा बनेगा? कमजोर। और सर्किट कैसा कमजोर बनेगा तो आउटपुट कैसा मिलेगा? कमजोर कहते हैं। ठीक है, अब देखना यहां पर इसका क्या बोलते हैं हम? निवारण या रेमेडीज। निवारण क्या है कि मैं क्या करता हूं, जस्ते की जो परत, जस्ते का जो इलेक्ट्रोड होता है, ये इलेक्ट्रोड जस्ते का, इस पर मैं क्या करता हूं, जस्ते का इलेक्ट्रोड है, इस पर क्या करता हूं मैं? पारे की परत चढ़ा देता हूं। किसकी परत चढ़ा देता हूं? पारे की परत। पारे की जो परत चढ़ा देता हूं, चढ़ाने पर अगर मैं इस पर पारे की परत चढ़ा देता हूं तो क्या होता है? ये दोष दूर हो जाता है। अगर तो क्या लिखें? निवारण क्या है? कैसे लिखना है आपको? यहां लिखना है जस्ते इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ा दी जाती है, चढ़ा दी जाती है, तो यह दोष क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। यह दोष दूर हो जाता है। अब मैं आपसे पूछूं, जस्ते पर पारे की परत, जस्ते पर पारे की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को, चढ़ाने की प्रक्रिया को अमलगमेशन, अमलगमेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमलगमेशन भी कहा जाता है। तो ये था स्थानीय क्रिया दोष। नोट कर लें। देखो भाई, सबसे पहले सेल का आविष्कार हो ही चुका था, और वो आविष्कार कौन सा था आपका? वोल्टेक सेल का आविष्कार। अब इस सेल ने कह सकते हैं कि एक एवोल्यूशन ला दी, एक क्रांति ला दी, और लोगों को जागरूक किया कि भाई कि विद्युत बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद में एक प्रोफेसर थे जिसका नाम था डेनियल। डेनियल ने कहा कि जब ये व्यक्ति इस चीज का आविष्कार किया है तो मैं भी क्यों ना सेल का आविष्कार करूं। और उन्होंने, हालांकि डेनियल एक प्रोफेसर थे केमिस्ट्री प्रयोगशाला में, तो उन्होंने क्या किया, जो वोल्टेक सेल था उसका इंप्रूवमेंट्स किया, उसका सुधार किया, और सुधार करके ये सेल बनाया जिसको नाम दिया डेनियल सेल। तो कहने का मतलब है डेनियल सेल जो होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? दोष रहित सेल। इस सेल को इस प्रकार बनाया कि इसमें दोष ही खत्म कर दिए उसने। क्या कर दिए? दोष। तो इसलिए दोष रहित सेल कहा गया। क्या कहा गया इसको? दोष रहित सेल। आविष्कार किसने किया? वैज्ञानिक डेनियल। कब किया? लगभग 1836। शुरुआत हो चुकी। डेनियल सेल को दोष रहित सेल कहा जाएगा, आविष्कार वैज्ञानिक डेनियल ने। अब देखो इसने क्या किया। अब ऐसा करने से जैसे इसमें जो दोष खत्म, अगर मान चलो पहले जो सेल था उस सेल की अपेक्षा, मतलब पहले जो सेल था उसमें जो दोष थे, अगर उन दोषों को समाप्त कर दिया जाए तो क्या उसका आउटपुट बढ़ेगा? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। जस्ट इमेजिन करो, अभी आप मेरे पास पढ़ रहे हो, यहाँ पर बैठे हुए सभी, अगर आप सबको, सबके अंदर जो पहले पढ़ाई जो थी, आपके अंदर नॉलेज थी, उस नॉलेज को मैं कमी को दूर कर दूं तो पहले की अपेक्षा अच्छा आउटपुट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। आपका वो रिजल्ट के तौर पर होगा। तो ऐसे ही इसमें, तो इसका स्रोत विद्युत वाहक बल कितना बन गया? वाहक बल कितना हो गया पता है? 1.1 वोल्ट। तो समझ गए, डेनियल सेल का स्रोत विद्युत वाहक बल कितना बना? 1.1 वोल्ट। इस सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट उपयोग लिया गया, इलेक्ट्रोलाइट बोले तो घोल, वो क्या था? कॉपर सल्फेट। क्या? कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो आविष्कार ये, स्रोत इलेक्ट्रोलाइट ये। अब इसका डायग्राम देख लो थोड़ा सा, ये है। इस सेल के अंदर क्या किया कि एक पात्र लिया और उस पात्र को बनाया कॉपर का। किसका बनाया? कॉपर का। और इसमें डाली जस्ते की छड़, और जस्ते की छड़ को सरंध्र पात्र में रखा, जैसे कि ये जस्ते की छड़ डाल दी यहां पर, और यहां पर एक सरंध्र पात्र दे दिया। सरंध्र पात्र समझे तो छन्ने जैसी आकृति,
और ये जो इलेक्ट्रोड कौन सी थी आपकी, कैथोड इलेक्ट्रोड। कौन सी इलेक्ट्रोड, कैथोड इलेक्ट्रोड सामान्यतः किसकी बनी थी, जस्ते की, मैंने आपको लिखा चुका हूं इस चीज को। और इसके अंदर इसका नाम था सरंध्र पात्र, सरंध्र पात्र बोलेंगे प्राउड पॉट। और इसके अंदर, इस पात्र के अंदर भरा भैया उन्होंने क्या क्या भरा, उन्होंने क्या भरा, वो भरा इन्होंने H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल भर दिया। और यहां भरा उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इलेक्ट्रोलाइट CuSO4, कॉपर सल्फेट। पात्र जो था वही, ये किसका बना था, ये भी कांच का बना था, इसका बना था, लेकिन इसको वोल्टामीटर नहीं कहा गया, ध्यान रख लेना। और ये, सॉरी, पात्र कांच का नहीं बना था, ये पात्र बना था कॉपर का। और कॉपर का जो पात्र बना था ये किसकी तरह व्यवहार करता था, व्यवहार एनोड इलेक्ट्रोड की तरह। किसकी तरह, एनोड इलेक्ट्रोड की तरह। ठीक है ना। तो डेनियल सेल्स किस तरीके का था, जो आपके सामने है, इसमें क्या किया, एक पात्र लिया, पात्र किसका बनाया, कॉपर का, वो एनोड इलेक्ट्रोड की तरह व्यवहार करता था। इस पात्र के अंदर एक सरंध्र पात्र रखा, सरंध्र पात्र जो था उसमें H2SO4 भर दिया, और H2SO4 भरने के साथ साथ में उसके बीच में क्या किया, कैथोड इलेक्ट्रोड डाल दी। डालने के बाद इसको क्या कर दिया, रेडी कर दिया। ठीक है ना। तो इसके बाद में इसकी रासायनिक अभिक्रिया, देखो रासायनिक क्रिया क्या है इसमें, H2SO4 जो है, अब H2SO4 कहां भरा हुआ है, आपके सरंध्र पात्र में। तो H2SO4 क्या होगा, हाइड्रोजन में और सल्फेट में क्या होगा, विघटित हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है वो एनोड इलेक्ट्रोड के पास पहुंचेगा। अब एनोड इलेक्ट्रोड क्या है, एक पात्र की तरह व्यवहार कर रहा था। तो इस पात्र के पास, अब इसमें भरा हुआ क्या पदार्थ है, भरा हुआ पदार्थ क्या है, कॉपर सल्फेट। तो देखो इधर, जैसे इसको लोड से जोड़ूंगा मैं, तो एनोड पर क्या होगा, आपके हाइड्रोजन पहुंचेगा और कॉपर सल्फेट से मिलेगा। और जैसे ही कॉपर सल्फेट से मिलेगा तो क्रिया करके क्या बनाएगा, H2SO4 और कॉपर। तो क्या कह सकता हूं मैं कि आपका डेनियल सेल जो है, जब लोड से जोड़ा जाएगा तो एनोड इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन सल्फेट और कॉपर की परत बन जाती है। और इसी तरीके से कैथोड पर, अब देखो कैथोड जो है, कैथोड पर क्या पहुंच रहा है, सल्फेट, और इस कैथोड के अंदर क्या भरा हुआ है, H2SO4। तो ये जिंक है, जिंक की बनी हुई होती है, और इसके अंदर भरा हुआ है H2SO4 सरंध्र पात्र में। तो क्रिया करेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। तो इस प्रकार जो लोड पर इस सेल को जोड़ा जाता है, तो कैथोड पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस पैदा होती है, और एनोड पर हाइड्रोजन सल्फेट और कॉपर की क्या होती, परत बन जाती है। इस सेल में कोई दोष नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि दोष रहित सेल है, और जब तक पाए जाते हैं तब तक इसकी उम्र या एज क्या होती है, समाप्त होने पे आ जाती है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो 2 से 6 ओम होता है। उपयोग कहां लिया जाता है, प्रयोगशाला में स्थिर वोल्टेज प्रदान करने हेतु लिया जाता है। ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, और इसके बाद कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो भी आपका सेल है वो। ठीक है, जाओ।